हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसे देखेंगे। और इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर तो मुफ्त का मिल जाएगा। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के खत्म होते तक ये 30 क्वेश्चन आपको परमानेंटली याद हो जाए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल फोकस होकर इस वीडियो को देखें और मैं जो चीजें बता रहा हूँ आप भी उन चीजों को अपने माइंड में साथ ही साथ मेमोराइज करते चलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। बाकी जो ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और निश्चित नहीं हो सका है। तो निश्चित तो बिल्कुल हो गया है, क्योंकि आपको पता है C14 कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से किसी भी पुराने से पुराने वस्तु का उम्र पता लगाया जा सकता है और इसी टेक्नोलॉजी से सिंधु घाटी सभ्यता के काल का पता लगाया गया है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज़ ये आता है कि कहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर 2200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व या 2200 से 1700 ईसा पूर्व या 1800 ईसा पूर्व या फिर 2400 से 1500 1600 ईसा पूर्व ऐसे करके रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, परमानेंटली याद करने के लिए आप अपनी पढ़ाई के उम्र को इसके उम्र से रिलेट कर दें। कैसे? तो देखिए, जनरली स्टूडेंट्स का जो एक्चुअल पढ़ाई का उम्र होता है वो 15 से 25 साल के बीच में होता है। यानी कि 15 साल होने पे विद्यार्थी 10th में चला जाता है और वहाँ से उसकी एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट होती है और 25th ईयर तक वो कम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए तैयार हो जाता है। और अधिकतर लोग 25th तक बिल्कुल पढ़ के रेडी हो जाते हैं, या तो कहीं जॉब ले लेते हैं या फिर बिल्कुल जॉब लेने के कगार पे होते हैं। तो जो पढ़ाई का उम्र हुआ वो 15 साल से 25 साल के बीच में हुआ। इसी तरह जो सिंधु घाटी सभ्यता का उम्र है वो आप 1500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में याद रखें। इसके बीच में कुछ भी आता है, 2400 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ईयर्स हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे है, ईसा पूर्व आप ध्यान रखें। ईसा पूर्व और ईसवी दोनों अलग अलग काल को इंगित करता है। ईसा पूर्व का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसवी का अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले। और ईसवी को AD बोलते हैं। AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। AD का फुल फॉर्म आप याद कर लें, एनो डोमिनी। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी याद कर लें। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, नहीं थी। तो आपको ये देखना है किसके किसके समकालीन थी। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता देखते हैं। तो आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ था, यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। चीन की सभ्यता, आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कपास का पैदावार हुआ था। पूरे विश्व में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास का पैदावार हुआ था और चीन के लोग कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया कि चीन की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के कंटेम्परेरी थी, यानी समकालीन थी। नेक्स्ट है मिस्र की सभ्यता। तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी पे थी और मिस्र की सभ्यता सेम टाइम में नील नदी पे डेवलप हुई थी। तो इसलिए मिस्र की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। लास्ट बच गया D ऑप्शन, जो कि ग्रीक की सभ्यता है और ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ठीक है, तो तीनों सभ्यता समकालीन थी, यानी D ऑप्शन ग्रीक की सभ्यता समकालीन नहीं थी, यही आंसर इसके लिए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा D, यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ऑप्शन ए में पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर है। तो आपको पता है जम्मू तक तो विस्तार था, लेकिन कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी दोनों ऑप्शन में बंगाल और उड़ीसा है, जो कि इंडिया के बिल्कुल ईस्ट है, पूर्वी साइड में है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरकोटदा। ठीक है, इसको कैसे याद करना है आपको?
तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख ले, लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। सुरकोटदा आपको याद करना है। घोड़ा कभी भी भागता है तो वो बिल्कुल एक सुर में भागता है। आप देखियो, घोड़े के दोनों आंखों के साइड में 2 पट्टी लगी होती है ताकि वो बिल्कुल सीधा देखे और एक सुर में भागे। तो घोड़ा जब भी भागता है वो एक सुर में भागता है, इसलिए सुर से हो जाएगा सुरकोटदा, यानी सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, राजस्थान में। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? इसे याद रखने के लिए देखें, कालीबंगन, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है, कालीबंगन जैसे ही आप देखते हैं तो आपके दिमाग में आनी चाहिए काली चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ जब पहनेंगी लेडीज़ तो साथ में घाघरा या लहंगा भी पहनेंगी। और घाघरा चोली कहाँ का पारंपरिक ड्रेस है? वो है राजस्थान का। ठीक है। तो कालीबंगन से काली चूड़ियाँ से घाघरा, और घाघरा है राजस्थान का पहनावा, इसलिए कालीबंगन हो जाएगा राजस्थान में। इस तरह से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर ए होगा, सेलखड़ी। ठीक है। बाकी ऑप्शंस में है कांसा, तांबा और लोहा। तो तांबे और लोहे से हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे, यानी उन्हें तांबे और लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। हाँ, कांसे का उन्हें ज्ञान था और इस सभ्यता को कांस्य युगीन भी बोला जाता है। कांसे का वो उपयोग करते थे, लेकिन जो मोहरें बनी थी वो सेलखड़ी में बनी थी। बाकी सेलखड़ी एक ऐसा पदार्थ है जो काफ़ी मुलायम होता है और इसे आसानी से ढाला जा सकता है। बाकी कांसा जो है वो काफ़ी टफ धातु है और उसे ढालने के लिए ज़्यादा मेहनत और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो कि उस समय डेवलप नहीं थी। और सेलखड़ी को आसानी से ढाला जा सकता है, इसलिए उस समय की जो भी मोहरें और उस पर जो भी मुद्राएं बनी हुई थी वो सारी सेलखड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो मैंने पहले बताया, इसका ऑप्शन ए होगा, कांस्य युग। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की खोज हो गई थी। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, ऑप्शन ए में व्यापार है, बी में पशुपालन, सी में शिकार और डी में कृषि। तो इसमें कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि कहीं इसका आंसर व्यापार होता है और कहीं इसका आंसर कृषि दिया होता है। ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार तो करते ही थे, लेकिन किस चीज़ का व्यापार करते थे? कृषि से प्राप्त होने वाले वस्तुओं का, जैसे गेहूँ, जौ और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कपास, जो कि पूरे विश्व में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही पैदा किया गया था। और इसे मैंने पहले बताया कि चीन के लोग इसे सिंडन बोलते थे। तो कृषि से प्राप्त वस्तुओं का ये लोग व्यापार करते थे। पशुपालन और शिकार इनका मुख्य पेशा नहीं था। व्यापार और कृषि में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि अगर मुख्य पेशा की बात की जाए तो वो कृषि होगा। सेकेंडरी रूप से व्यापार भी था। मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बुक में आप इसका आंसर व्यापार भी पढ़ोगे, लेकिन व्यापार इसका सही आंसर नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि व्यापार नहीं करते थे, काफ़ी मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, लेकिन अगर मुख्य पूछा जाए तो मुख्य रूप से उनका व्यवसाय कृषि था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, शहरी। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो अपने आप में बहुत उत्कृष्ट था और उसे शहरी सभ्यता की शुरुआत भी बोलते हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी भी शहरी हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका आंसर ए होगा, ईंट से। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, तो उसमें मैंने बिल्कुल कहानी की तरह बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। मैं थोड़ा सा कहानी आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ही तब हुई थी जब पुरातत्वविदों ने देखा कि वहाँ के लोग ज़मीन से ईंट खोद के निकाल रहे हैं और उससे अपना घर बना रहे हैं। तो ईंट खोद के ज़मीन से तभी निकाल रहे थे क्योंकि
सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बने हुए थे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है एक कहानी की तरह। उसे आप एक बार देखेंगे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोटे मोटे फैक्ट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल दिमाग में से बैठा लें कि कपास का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। इसे याद कैसे करना है, इसे भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में बताया है। इसमें ना सिर्फ हड़प्पा के खोजकर्ता, बाकी जितने भी हड़प्पा के नगर हैं सभी के खोजकर्ता एक बार वीडियो देख के आप याद कर सकते हो, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। इसे कैसे याद करना है यहाँ पे बता देता हूँ। हड़प्पा, हड़प्पा से हमारे दिमाग में क्या आता है? हड़प्पा यानी हड़पना। ठीक है, और जब किसी का कोई हड़पने लगता है तो पीड़ित व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, राम का नाम लेता है और भगवान से दया की भीख मांगता है ना। तो दया राम साहनी, जब कोई किसी का हड़पने लगेगा तो वो राम को याद करेगा और दया की भीख मांगेगा। तो दयाराम साहनी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथल। आपको पता है लोथल गुजरात में स्थित है और ये बिल्कुल समुद्र के किनारे स्थित है। तो बंदरगाह वहीं पे होगा जहाँ पे समुद्र होगा। बाकी जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो, जितने भी शहर थे, जितने भी नगर थे, वे सारे समुद्र तट से दूर थे। सिर्फ एक लोथल ऐसा नगर था जो समुद्र के किनारे था, इसलिए लोथल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशों में व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में किस वस्तु की खोज हुई थी या कौन सा वस्तु प्राप्त हुआ था। तो यहाँ तो आपको लोथल याद रखना है, लेकिन बहुत सारे वस्तुओं को याद करना काफ़ी टफ है। लेकिन मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है, उसको भी बहुत आसानी से समझाया है। उस वीडियो को आप एक बार ढंग से अगर देख लो तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वस्तु कौन से स्थान से मिली है, कौन से नगर से मिली है, और अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल आसानी से सही कर सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो वर्ग में विभाजित किया गया था वो उनके कार्य के आधार पर विभाजन था। सिंधु घाटी सभ्यता में ना वर्ण व्यवस्था थी, ना जाति व्यवस्था थी। लोगों के काम के हिसाब से लोगों को सिर्फ कैटेगराइज किया गया था, सिर्फ वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। तो ये वर्ण व्यवस्था उस टाइम थी ही नहीं। लोगों को काम के हिसाब से उसे बस विभक्त किया गया था, कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोज हुआ वो हड़प्पा नगर के खोज से ही शुरुआत हुई है। यानी हड़प्पा नगर की खोज हुई और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का खोज माना गया। और हड़प्पा नगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे इम्पॉर्टेंट नगर में था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का काल था 2500 से 1750, जिसे हमने 15 से 25 के बीच का याद किया था, वो था ईसा पूर्व, और ये है ईस्वी, यानी 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लोगों के नॉलेज में आया। ठीक है, तो इसे बिल्कुल याद रखें। 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने
सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा नगर की खोज की। 1921 से 3 क्वेश्चन बन सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, हड़प्पा नगर की खोज 1921 में और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में। तो क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछे 1921 ही आंसर होगा। 1921 आप 100% याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो इनके ऑप्शन अगर शुरू से देखो तो पहला है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में अश्वमेध शब्द का कहीं यूज नहीं हुआ है। हालांकि अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य मिला है लेकिन अश्वमेध का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। बैल का साक्ष्य मिला है, कुबर वाले सांड का साक्ष्य मिला है लेकिन गाय की कहीं चर्चा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। पशुपति को वो भगवान की तरह पूजते थे, तो ये ऑप्शन सही होगा। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है। और लास्ट है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। बिल्कुल गलत है, उनकी संस्कृति काफ़ी सुदृढ़ थी, स्थिर थी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा कि हड़प्पावासी पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उचित समतावादी। बाकी ऑप्शन अगर देखें, दास श्रमिक आधारित, जी नहीं, ऐसा नहीं था क्योंकि यहाँ पे सभी वर्ग के लोग रहते थे। वर्ण आधारित, मैंने पहले आपको बताया वर्ण व्यवस्था उस समय नहीं थी। नेक्स्ट है जाति आधारित, बिल्कुल गलत है क्योंकि जाति आधारित जो आज की व्यवस्था है वो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। उचित समतावादी का मतलब हुआ समाज समतावादी था और लोगों को उनके काम के हिसाब से उचित वर्ग में बांटा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उचित समतावादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है। तो इसका आंसर है बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान क्यों कहा गया है। तो आपको पता है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान यानी बाग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार, ठीक है। यहाँ देखिए दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व इस तरह से फैला हुआ था, इसलिए इसका आकार त्रिभुजाकार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनकी नदियों से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था, लोथल भगवा नदी के किनारे बसा था और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। ये बिल्कुल सही क्रम है ना। और भी नगर हैं जो कि अलग अलग नदियों पे बसे हुए थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन अलग अलग ढंग से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसे आपको 100% याद रखना है और इसे याद करने के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें बिल्कुल आसानी से इसे एक दूसरे से रिलेट करके बहुत आसानी से कहानी की तरह आपको बताया है। इसे एक बार आप देख लेते हो तो बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। लिंक अगेन आई बटन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हो। तो इसका सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किस नगर में क्या साक्ष्य मिला है, क्या वस्तुएं मिली हैं, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और कई तरह से पूछे जाते हैं। तो इसे आप बिल्कुल याद कर लें और इसे याद करने के लिए जो मेरा पिछला वीडियो है उसको ज़रूर देख लें। उसे 1-2 बार देखने से आप उसे पूरी तरह से याद कर लोगे। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है कि कौन सा साक्ष्य कहाँ पे मिला था तो आप उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंट से बना सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा। ये भी सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा ही है। जैसा मैंने बताया कि
कौन सा वस्तु कहाँ पे मिला था। ये सारे फैक्ट्स पिछले वीडियो में बिल्कुल आसानी से बताए गए हैं, आप उसे एक बार देख लो। दोबारा ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो आप ऑटोमेटिक इसका आंसर बताओगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये याद रखो कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस स्थान पे स्थित है। तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंध प्रांत में होगा। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी सिंध प्रांत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। सेम जैसा पहले दो क्वेश्चन मैंने बताया कि कौन सी वस्तु या फिर कौन से स्थल किस नगर में पाए गए हैं, वो पिछली वीडियो में बहुत आसानी से, ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो इन सभी को बिल्कुल आसानी से याद कराया गया, तो उसको पक्का आप चेकआउट करें। यहाँ पे फिलहाल सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में, यानी समुद्र के किनारे। तो एक ही नगर था जो समुद्र के किनारे था, जहाँ पे बंदरगाह था, और वह था गुजरात में, वह लोथल था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा डी, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो एक सिंधी नाम है, और सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। और इस स्थान का नाम मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला इसलिए पड़ा क्योंकि इस स्थान की जब खोज चल रही थी, जब खुदाई चल रही थी, तो यहाँ पे बहुत सारे मानव के, पशुओं के कंकालों के अवशेष मिले थे। तो इसी वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका नाम मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधी में है और इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन का रिवर्स है जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है, वो था हड़प्पा सभ्यता। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैल, है ना। हालांकि मोहरों पे और भी पशुओं का उत्कीर्णन था, लेकिन बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सर्वाधिक उत्कीर्णन, तो इसका आंसर बैल हो जाएगा। और इसे याद करने के लिए आप याद रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था, और कृषि की जुताई के लिए बैल का यूज करते थे, इसलिए बैल ऐसा पशु था जिसका सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण था। ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी बाढ़, और ऑप्शन डी महामारी। इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देख लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में ऑल दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और उन्हें भी इसी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।